तो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बॉन्ड प्राइसिंग को समझेंगे कि बॉन्ड की प्राइसिंग हम कैसे करते हैं। जो प्राइसिंग होती है बॉन्ड की, वो उसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो लाइक एनी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बाकी कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके पास हो, देन इट इज अ जनरल रूल कि the price of financial instrument is equal to the net present value of all the future cash flows from the instrument. अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपके पास, then net present value of that financial instrument is equivalent to sum of all the future cash flows. जितने भी कैश फ्लोज हैं उनकी sum of the the discounted value of the sum of all these cash flows is the net present value of that financial instrument. इसको आपको डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर. ओके, तो कैश फ्लो एट आई, discounting factor at I, summation from I where I is equal to 1 to n is the period. So net present value of the financial instrument is the sum of the discounted value of cash flow, sum of all the sum of discounted values of all the future cash flows. In a similar way, बॉन्ड को अगर आपने प्राइस करना है, बॉन्ड की अगर आपने प्राइसिंग करनी है, we say that it is a net present value of that bond which is equal to all the coupons into their discount factor plus the principal value और the nominal value जो आपको मिलती है उसको भी आपने डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. तो बॉन्ड का जो उसकी नेट वैल्यू होगी, जो उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू होगी, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज द सम ऑफ द डिस्काउंटेड वैल्यूज ऑफ कूपन एंड द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द नॉमिनल और द प्रिंसिपल वैल्यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम लाइन बनाता हूं मैं. दिस इज अ टाइम लाइन. यहाँ पे आपको नॉमिनल वैल्यू प्लस कूपन, इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी प्रोसीड. दिस इज योर मैच्योरिटी प्रोसीड. ओके, यहाँ पे आपको कूपन मिल रहा है, यहाँ पे आपको कूपन मिल रहा है, यहाँ पे कूपन आपको मिल रहे हैं. ठीक है, दिस इज एट टाइम t इज इक्वल टू 0. इफ यू हैव, अगर आपको कैलकुलेट करना है इस बॉन्ड की, दिस इज अ बॉन्ड, अगर इस बॉन्ड की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस कूपन का, बिकॉज ऑल दीज आर कैश फ्लोज, इस कूपन को डिस्काउंट करो आप डिस्काउंट टू t इज इक्वल टू 0, इसको डिस्काउंट करो, इसको डिस्काउंट करो, इसको भी डिस्काउंट करो. जितने भी कैश फ्लोज हैं, ये सारे के सारे कैश फ्लोज हैं, इन सबको आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा टू टाइम t इज इक्वल टू 0. ओके, एंड वंस यू हैव डिस्काउंटेड, you will get that, I'll just rub it, I'll rub this part, and after discounting you can say that net present value of bond is equal to all its coupon at ith period plus 1 plus ri is the discount rate at that period, and then raised to power again I, and plus the nominal value divided by 1 plus r which is at the nth period and n is the tenure. So ये आपको मिल जाएगा इस बॉन्ड की प्राइस, फेयर प्राइस वैल्यू. ओके, नाउ बॉन्ड कैश फ्लोज के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूँ. बॉन्ड कैश फ्लोज, बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज आप अलग अलग तरीके से इसको
डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इन अ वैनिला बॉन्ड द कैश फ्लोज आर इंटरेस्ट पेमेंट और कूपन दैट आर पेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड along with the redemption payment। कन्वेंशनल या फिर इसको वनीला बॉन्ड्स कहते हैं। कन्वेंशनल या फिर वनीला बॉन्ड्स के केस में द बायर ऑफ द बॉन्ड गेट्स कूपन पेमेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट बॉन्ड along with the redemption value। एक redemption value मतलब जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं या फिर नॉमिनल वैल्यू। सो ही गेट्स redemption value along with the coupon, and redemption value plus coupon, it is together called as the maturity proceed। maturity proceeds and the value जो बायर इशूअर को देता है उस वैल्यू को हम कहते हैं इशूइंग प्रोसीड। उसको हम इशूइंग प्रोसीड्स कहते हैं। ठीक है। नाउ वन मोर थिंग दैट इन कन्वेंशनल बॉन्ड्स द पेमेंट ऑफ कूपन कैन बी सेमी एनुअल और इट कैन बी एनुअल। इन केस ऑफ सेमी एनुअल व्हाट वी डू, जैसे अगर सेमी एनुअल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यील्ड रेट R% दिया है, सेमी एनुअल के केस में इट विल बी R/2%, because half of the coupon payment is paid in two periods। So after 6 months R/2% is given, and again after 6 months, another 6 months R/2% is again given, so together they constitute the R%। तो इन केस ऑफ एनुअल पूरे साल में एक ही बार जो है कूपन पेमेंट होगी। नेक्स्ट वी कम टू डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट इज द रेट, जब हम कैश फ्लो एनालिसिस कर रहे थे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड का, तो जब हम डिस्काउंट करते हैं कूपन्स की वैल्यू को, राइट, फॉर एग्जांपल कूपन्स हैं, इन कूपन्स को हम डिस्काउंट करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0, देन दिस डिस्काउंटिंग rate which is equal to R is also called as the yield rate। It is called the yield rate because it is, ये वो रेट है जो कि इन्वेस्टर जिसके लिए एग्री किया है एंड किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ के वो इस बॉन्ड पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको यील्ड रेट भी कहते हैं। ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यील्ड रेट्स आर ऑलवेज कोटेड एनुअली। एनुअल रेट जो है हम इसका स्पेसिफिक मेंशन करते हैं इन केस ऑफ सेमी एनुअल पेमेंट और कूपन इज गिवन इज पेड सेमी एनुअली, इन दैट केस ऑल्सो एनुअल रेट इज गिवन। आपको उसको R/2% जो है करना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स। इसको हम एक फॉर्मली न्यूमेरिकल पे समझेंगे हम आगे। नाउ सपोज you have a bond, now this is t is equal to 0 1 2 3 4 5 6 सब आगे करके यहाँ पे आपका this is your final nth period and this is your maturity period। ओके ना, अगर आप इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे इस बॉन्ड की, आपको कूपन मिल रहा है यहाँ पे। ओके, कूपन्स आर बीइंग पेड, आपको इसको डिस्काउंट करना है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है। नाउ फेयर प्राइस ऑफ दिस कूपन is the discounted values of all these cash flows discounted at rate R, which is the yield rate। okay, so yield rate discount rate यहाँ, because यहाँ पे हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट रेट बोलेंगे। डिस्काउंट रेट बाय डिफॉल्ट इज द
required yield rate in the market. So fair price of this bond would be equal to, for example, here C1 plus R plus C1 plus R by 2 square plus C by 1 plus R का क्यूब प्लस ऐसे से करते करते C by 1 plus R raised to power n plus, because you get a principal value also here. Let's say principal value is m. Let's say principal value is m. I'll just rewrite. Okay. तो m को भी आपको डिस्काउंट करना है टू वैल्यू t is equal to 0. So it is 1 plus r raised to power n. So you get this value. In short form, we can simply say that it is summation of c by 1 plus r raised to power n, where sorry, this is small n, where n is equal to 1 to capital N, plus m by 1 plus r raised to power capital N. So this is the fair price of a bond. Now we know that this component behave as an annuity. This behaves as a annuity. So we can simply इस पार्ट को आप डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हो एन्युटी फॉर्मूला से, राइट? हम इसको डायरेक्टली एन्युटी फॉर्मूला से जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट दिस एज C by R bracket 1 minus 1 by R plus 1 plus R raised to power n bracket close plus m by 1 plus R raised to power n. So we can write like this also. This is the fair price of the bond. Now another case arises जब मान लो कि आपकी ये this is for your annual payment of a coupon, annual payment. Now suppose there is semi annual payment, तब आप क्या करोगे? semi annual payment जो है अगर आपकी हो रही है, in that case आप R को डायरेक्टली रिप्लेस कर लोगे R by 2 से, राइट? R को रिप्लेस कर लोगे R by 2 से, it will be replaced by R by 2, n will be twice of n, and c would be twice of c by 2. तो जब आप ये करोगे, द फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे बस, जब आप ये करोगे इन दैट केस जो चेंजेस आएंगे वो होंगे, बिकॉज c by 2 r by 2 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद here you will divide by 2, यहाँ पे आपको 2 आ जाएगा, अगेन here you will divide by 2 and 2 आ जाएगा यहाँ पे. So this change will happen. ये चेंज जो है ये आ जाएगा in case of a semi annual bond. Okay, I'll just rewrite. In case of a annual bond, formula is fair price of a fair value of a coupon of a bond is C by R, 1 minus 1 by 1 plus R raised to power n plus C m is the your maturity value, 1 plus R raised to power n. Now this is for annual coupon payment. Okay, in case of semi-annual coupon payment, the formula would be C by R, 1 minus 1 by 1 plus R by 2 raised to power 2n plus m by 1 plus R by 2 raised to power 2n. So in case of semi-annual payment, the formula would be like this. You should know the concept, because formula तो आप कभी भी निकाल सकते हैं.
नेक्स्ट कंसेप्ट वी विल सी कि एक टर्म है सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट का सिंपल सा मतलब यह है कि सेटलमेंट डेट इज व्हेन बायर ट्रांसफर्स पेमेंट टू द सेलर ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, जब भी पेमेंट ट्रांसफर होगी पार्टी 1 से पार्टी 2 पे, इन दैट केस वो सेटलमेंट डेट होगा। इन केस ऑफ सेटलमेंट डेट अगर आप स्टॉक्स की बात करते हैं, स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में जो सेटलमेंट डेट होती है इज द डेट व्हेन द स्टॉक्स इज डिलीवर्ड टू द सेकंड पार्टी एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द सेलर। जो बेचने वाला है उसने अपना स्टॉक दे दिया और पैसा उसको मिला, वो स्टॉक, उस स्टॉक की सेटलमेंट डेट होती है। इन केस अगर आप बॉन्ड की बात करते हैं, सिमिलर कंसेप्ट है। सेटलमेंट डेट ऑफ अ बॉन्ड is the day when the buyer transfer payment to the seller of the bond and when seller transfer the bond to the buyer। जब बायर जो है वो बॉन्ड देगा सेलर को, सॉरी, जो सेलर है वो बॉन्ड देगा बायर को, बायर जो है वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा सेलर को, उस डेट को हम सेटलमेंट डेट कहते हैं। देयर इज वन सिमिलर टर्म विच इज योर वैल्यू डेट। वैल्यू डेट, वैल्यू डेट और सेटलमेंट डेट में फर्क बस ये होता है कि सेटलमेंट डेज आर ऑलवेज ऑन बिजनेस डेज। ये बिजनेस डेज पे ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर फ्राइडे को मैंने ऑर्डर जो है वो इशू किया, मंडे को सेटलमेंट डेट हो सकती है, संडे सैटरडे को नहीं होगा। वैल्यू डेट के हिसाब से नेक्स्ट डे भी हो सकता है, बिजनेस डेज को वो नहीं देखता। ओके, नाउ देर इज वन मोर केस। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी तक यही अज्यूम किया, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द टाइम लाइन, ये आपकी टाइम लाइन है, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, so on to t is equal to n when there is a maturity proceeds are delivered। ओके, नाउ मान लो कि अगर ट्रांजैक्शन जो बॉन्ड है वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम टी सेल हो गया, पार्टी चेंज होगी कि दूसरी पार्टी आई। सपोज करो वो टाइम पीरियड ये है दिस, इसकी फेयर प्राइसिंग अगर आपने करनी है तो आप अगेन आप इस पॉइंट को टाइम t इज इक्वल टू 0 ले लो, नंबर ऑफ कैश फ्लोज जो कि आपके पास अवेलेबल हैं उनको लेके प्लस जो मैच्योरिटी प्रोसीजर आप डिस्काउंट करो टू वैल्यू टू टाइम पीरियड दिस। क्योंकि आपने डिस्काउंट किया है इस वैल्यू तक, आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी फेयर वैल्यू जो है वो निकल जाएगी। दिस इज द केस व्हेन द सेटलमेंट और द वैल्यू डेट, वैल्यू डेट बोलते हैं बिकॉज इसमें सेटलमेंट की अभी बात नहीं करते, वो अलग ही, वो कंप्यूटर पे कंप्यूट करेंगे हम लोग। बट जब हम मैथमेटिकली उसको करने बैठते हैं तो वैल्यू डेट्स जो है वो बेटर काम करती हैं। तो वैल्यू डेट अगर आपकी कूपन डेट के ऊपर फॉल करती है, इन दैट केस इट इज़ वेरी सिंपल। आपको नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स छोड़ के जो बचे हुए लेफ्ट ओवर कैश फ्लोज है, आपने बस उसको डिस्काउंट करना है, प्लस आपको जो मैच्योरिटी प्रोसीड या जो प्रिंसिपल प्लस कूपन होगा इसको आपने डिस्काउंट करना है टू दिस वैल्यू। बट व्हाट विल हैपन इफ द transaction take place at time this, in that case we describe a factor I is the days from value date to next coupon date upon days in the interest payment। तो आप ये वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो एंड यू
use the same formula, but you have to replace n with I plus 1 plus I plus C 1 plus R 2 plus I and so on till C 1 plus R n minus 1 plus n minus 1 plus I and the last value m with 1 plus R n minus 1 plus I. तो इनकेस जो सेटलमेंट है, जो पार्टी एक्सचेंज है, वो दो कूपन्स के बीच के टाइम पे होता है. इन दैट केस अगर आपको प्राइसिंग करनी है बॉन्ड की, देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला. इसको मैं आगे यूज दिस फॉर्मूला इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा जब सॉल्व करेंगे हम न्यूमेरिकल्स, वहां पे ज़्यादा क्लियर होगा. नेक्स्ट थिंग दैट वी विल सी इज द बॉन्ड प्राइस कोटेशन. बॉन्ड प्राइस कोटेशन. बॉन्ड प्राइस कोटेशन का मतलब यह है कि बॉन्ड्स को आप कैसे कोट करते हो मार्केट में. जनरली कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन जो है कि वो बॉन्ड प्राइस जब हम कोट करते हैं, देयर वैल्यू इज अज्यूम टू बी 100 यूनिट्स ऑफ करेंसी. बॉन्ड्स की जो वैल्यू होती है इज अज्यूम्ड टू बी 100 यूनिट्स ऑफ करेंसी. मतलब जो पार वैल्यू है या फिर प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हो जिसको, या फिर नॉमिनल वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, ये सारी की सारी एक ही, इन सब का एक ही मतलब है. तो वेट, आई विल जस्ट इरेज इट. तो जो पार वैल्यू होती है वो आप 100 कोट करते हो, उसको आप अज्यूम करते हो कि पार वैल्यू जो है वो 100 है. तो जब पार वैल्यू 100 है तो इसका मतलब ये है कि जो प्राइस जो होता है, जो ऑफर प्राइस होता है, ऑफर प्राइस वो इस 100 पार वैल्यू के ऊपर होता है. नाउ प्राइस कैन बी फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ पार इज अज्यूम टू बी 100 यूनिट्स और जो प्राइस कोट हो रहा है इसका मान लो कि 98 है. प्राइस जो है 98 का है, लेकिन आपको पार वैल्यू मतलब मैच्योरिटी के बाद आपको 100 रुपए मिलेंगे. इट कैन ऑल्सो बी 100, इट कैन ऑल्सो बी 102, कुछ भी हो सकता है. इस केस में जब ऑफर प्राइस जो है वो कम है कंपेयर टू पार वैल्यू, वी से दैट बॉन्ड इज ट्रेड एट ए डिस्काउंट. बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंट और बॉन्ड इज एट डिस्काउंट. यहां पे बोलेंगे बॉन्ड इज एट पार एंड यहां पे बोलेंगे बॉन्ड इज एट अ प्रीमियम टू पार. बॉन्ड इज एट प्रीमियम टू पार. यहां पे बॉन्ड की वैल्यू जो है वो, जो ऑफर प्राइस है बॉन्ड की जो वैल्यू है वो पार से कम है. दिस इज द ट्रेडिंग प्राइस. इसको स्पॉट प्राइस भी आप कह सकते हो. दिस इज द ट्रेडिंग प्राइस. यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू कम है, यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू बराबर है पार के, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पे आपको मिल रहा है. तो बॉन्ड को जब जब भी आप कोट करोगे आप अज्यूम करो कि उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू जो है वो 100 यूनिट्स ऑफ करेंसी है. आई गेस क्लियर हो गया होगा सबको. आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस पर क्लियर हो जाएगा. नाउ वन मोर कंसेप्ट जो कि इम्पोर्टेंट है वो है जीरो कूपन. जीरो कूपन बॉन्ड्स. जीरो कूपन बॉन्ड्स की अगर मुझे फेयर वैल्यू प्राइसिंग करनी है, देन क्योंकि फॉर्मूला क्या है मेरे पास, सी बाई आर 1 माइनस 1/1 प्लस आर रेज टू पावर कैपिटल एन प्लस मैच्योरिटी वैल्यू बाई 1 प्लस आर रेज टू पावर कैपिटल एन.
C is the coupon value, R is the discounting value, N is the number of coupons or number of intervals, step size, step numbers, M is the maturity value principal, and ये आपकी ओवरऑल वैल्यू जो है बॉन्ड की वो बताता है, राइट। नाउ इन केस ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड योर C is 0, so your fair price of a coupon simply becomes M upon 1 plus R raised to power N। तो ये सिंपली जो है इसमें कन्वर्ट हो जाता है, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो कूपन बॉन्ड्स को कंपेयर करते हो विद कूपन बॉन्ड्स, तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि जब भी आप जीरो कूपन बॉन्ड को कंपेयर करते हो नॉर्मल कन्वेंशनल कूपन बॉन्ड्स के साथ, देन जो टाइमलाइन है आपकी उसको हमेशा नंबर ऑफ स्टेप्स उसको आप इग्नोर मत करना, बिकॉज जीरो कूपन बॉन्ड्स में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्टेप्स बट कूपन बॉन्ड्स में है। तो जब भी आप जीरो कूपन बॉन्ड्स की अगर आप प्राइसिंग करते हैं देन ऑलवेज क्रिएट सीडो और क्वासी टाइम स्टेप्स, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू और कन्वेंशनल कूपन बॉन्ड जिसको वनीला बॉन्ड्स भी कहते हैं उनकी वैल्यू आपस में कैसे कंपेयर करते हैं। अगर मैं जैसे इस फॉर्मूले को देखता हूँ, इस फॉर्मूले से ही पता चल जाएगा दैट एट एनी टाइम, नाउ दिस एट सपोज that value of a vanilla bond is all, because this value is always greater than 1, this is always greater than 1, greater than 0. So at for a given M, for a given R, for given N, the value of a zero coupon bond is always going to be less than a conventional coupon bond. Okay, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि टाइमलाइन आप जीरो कूपन बॉन्ड पे भी बना लो, उसे इग्नोर मत करना। नाउ यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी कैन मेक अ जनरलाइज्ड लॉ रिलेटेड टू बॉन्ड प्राइस एंड यील्ड रेट्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अभी हमने फेयर वैल्यू प्राइस हमने बॉन्ड का निकाला था T/R 1 - 1 upon 1 plus R raised to power capital N ब्रैकेट बंद प्लस M/1 plus R raised to power capital N। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्राइस है ये आपका क्या है, ये आपका बॉन्ड प्राइस है, इसको मैं लिखता हूँ बॉन्ड प्राइस। जो आपकी बॉन्ड प्राइस है वो आपका इन्वर्सली रिलेटेड है टू R। R इज द discount rate but it is equivalent to your yield rates also, because it is the return जो कि इन्वेस्टर को मिल रहा है वापस, ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टर ने तो वहीं पे इन्वेस्ट किया जो कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर जो इन्वेस्टर को लगी उसने उसमें इन्वेस्ट किया, और इसलिए डिस्काउंट रेट यहाँ पे यील्ड रेट के बराबर है। तो बिकॉज द बॉन्ड प्राइस आर इन्वर्सली रिलेटेड टू दी यील्ड रेट्स, जब भी आप बॉन्ड प्राइस को प्राइस ऑन द एक्स एक्सिस एंड यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन द एक्स एक्सिस, प्राइस ऑन द वाई एक्सिस एंड yield to maturity on the x axis, whenever you plot a graph between both of them, आपको दिखेगा कि जो कर्व है वो कुछ इस तरह से एक हाइपरबोलिक कर्व बनता है। तो इस तरह से ये रिलेशनशिप बनता है। नाउ यू कैन ऑल्सो सी हेयर कि जैसे जैसे आप यील्ड टू मैच्योरिटी आर की वैल्यू जो है उसको बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे, जो प्राइस है आपका, आई जस्ट चेंज दी कलर, तो जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे यील्ड टू मैच्योरिटी की, आर की वैल्यू आप बढ़ाओगे, जो आपका बॉन्ड प्राइस है उसकी वैल्यू घट रही है। जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पे बॉन्ड वैल्यू ये है, जब आपने यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ा के यहाँ पे लाए, इन दैट केस बॉन्ड प्राइस आपका ये है। जब आपने और बढ़ाई, आपकी बॉन्ड प्राइस ये है। तो बॉन्ड प्राइस जो है वो आपकी गिर जाएगी जब जैसे जैसे आप यील्ड टू मैच्योरिटी जो है उसको बढ़ाओगे। सिमिलरली कूपन्स एंड एम दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे जैसे आप कूपन की वैल्यू बढ़ाओगे बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा। याद रखना ये चीज, ये जनरल लॉ है। कूपन की वैल्यू बढ़ाओगे बॉन्ड प्राइस की वैल्यू बढ़ेगी। मैच्योरिटी वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पार वैल्यू, फेस वैल्यू, जो भी आप बोलो, उसको जब आप बढ़ाओगे बॉन्ड प्राइस जो है आपका बढ़ जाएगा। बॉन्ड प्राइस आपका स्पॉट प्राइस, बॉन्ड प्राइस आपकी फेयर वैल्यू होती है। आपका स्पॉट प्राइस बॉन्ड्स के आसपास ही, स्पॉट प्राइस मतलब ट्रेडिंग प्राइस, वो बॉन्ड प्राइस के आसपास ही मिलेगा आपको। जो आप स्टॉक मार्केट देखते हैं, कहीं किसी कोई बॉन्ड, कोई ट्रेडिंग मार्केट देख रहे हैं जहां पे बॉन्ड्स को ट्रेड किया जा रहा है, वहां पे बॉन्ड्स की प्राइस काफी हद तक अपने फेयर वैल्यू के आसपास ही होगी। ओके, ये एफिशिएंट मार्केट थियरी है। क्यों होगी वो भी हम अपना स्टडी करेंगे। तो जैसे जैसे आप कूपन की वैल्यू बढ़ाओगे बॉन्ड प्राइस आपका बढ़ेगा। जब आप मैच्योरिटी वैल्यू बढ़ाओगे बॉन्ड प्राइस आपका बढ़ेगा। जब आप यील्ड टू मैच्योरिटी बढ़ाओगे बॉन्ड प्राइस आपका घट जाएगा, बॉन्ड प्राइस घट क्यों जाएगा? यील्ड टू मैच्योरिटी आप बढ़ाते हो तो आपका बॉन्ड प्राइस घट जाएगा। क्यों घटेगा ये भी चलो हम आगे डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो गया हुआ है। So thank you. In the next, we will continue our analysis on bond price and yield rates.